आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज का रेडियो डॉक्टर इसलिए खास, हर बार मैं बोलती हूँ खास और आप कहते होंगे कि हर बार ही बोला जाता है कि रेडियो डॉक्टर खास है। वो इसलिए कि खास तौर पर हम इसे तैयार करते हैं, इसमें काफी सोच विचार करते हैं कि कौन सा विषय आपको आज हम बताएं जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो। आज का हमारा विषय है डायरिया एंड माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम। मानसून में खासतौर पर ये बीमारियां दस्त जैसी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं और काफी लोग इससे पीड़ित रहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी आपको अपने आज के रेडियो डॉक्टर के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। तो आज का विषय मैंने डॉक्टर साहब बता दिया है श्रोताओं को, डायरिया एंड माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये क्या होते हैं, डायरिया और माल एब्सॉर्प्शन होता क्या है? सालिनी जी से बताया, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एंड जो डायरिया होता है बेसिकली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जब बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए शौच जाने की, या उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, वो डायरिया होता है। और डायरिया दो तरह के होते हैं। एक डायरिया होता है जो कि बहुत कॉमन है और इस सीजन में तो और कॉमन होगा, इट्स कॉल्ड एक्यूट डायरिया। इसका मतलब कि डायरिया होता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन एंड विद इन 5 days और 7 days वो ठीक हो जाता है। दिस कॉल्ड एक्यूट डायरिया। और एक होता है क्रॉनिक डायरिया। इसका मतलब कि अंदर आंतों में कोई खराबी है, जहाँ खाना पचता है या फिर बड़ी आंत में कोई खराबी है, उसका डायरिया लगातार चलता है, सालों साल चलता है। अच्छा। तो एनी डायरिया विच लास्ट फॉर मोर देन 4 weeks, वो डायरिया जो 4 हफ्ते ज्यादा रहता है, वो उसे कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। और उसके लिए बहुत टेस्ट की जरूरत पड़ती है पता करने के लिए कि डायरिया आखिर होता क्यों है। और जो एक्यूट डायरिया है वो जनरली सेल्फ लिमिटेड होता है, बट कभी कभी सीरियस भी होता है। एंड वो उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण उसका है इन्फेक्शन। जी। तो डॉक्टर साहब ने अभी ये बताया कि डायरिया क्या होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक आपने बताया। और डायरिया खतरनाक रूप भी ले सकता है, तो हमें सतर्क रहना है, सचेत रहना है और जानकारी एकत्रित करके रखना है कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या सिम्टम्स से पहचानना है और कैसे डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, आप डॉक्टर साहब से सीधे पूछ सकते हैं अपना सवाल हमारे फोन्स के जरिए। हमारा फोन नंबर है 23421080, 23421082। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाएं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का हमारा विषय है डायरिया एंड माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और डॉक्टर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि डायरिया भी 2 प्रकार का हो सकता है। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि डायरिया क्यों होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? मैं इसको 2 भाग में बताना चाहूंगा। जी। जो एक्यूट डायरिया है उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई हमने जो खाना खाया या पानी पिया वो दूषित है विथ माइक्रोब्स, ये उसमें वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं और उससे इन्फ्लेमेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती है डिस्पाइट ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड खाना। लेकिन कुछ समय अगर काफी लोड हो उसके वायरस का, बैक्टीरिया का, तो इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये बैक्टीरिया वायरस स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं और वहां से काफी सिक्रेशन होता है वाटर का और सोडियम पोटेशियम का। तो वो वाटर जो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आता है, जो आंतों में आता है, वही बाहर निकल जाता है एज ए डायरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसका है वायरसेस। अच्छा। तो एक बात यही बताना चाहूंगा कि हर एक डायरिया, अगर किसी को एक्यूट डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। अगर डायरिया में खून आ रहा है या बुखार हुई है तब एंटीबायोटिक लेते हैं। अभी एक आदत बनी हुई लोगों में या सब में कि अगर कोई भी डायरिया हो तो एंटीबायोटिक ले लो, उसका फायदा नहीं है। डायरिया का कोर्स 3-4 दिन रहता है, दस्त लगेंगे, दस्त में पानी आएगा, दिन में आएगा, रात में भी आएगा, लेकिन वो 3-4 दिन में ठीक, अपने आप ही ठीक हो जाता है।
उसमें हमें ध्यान रखना है कि देयर इज नो एंटीबायोटिक, बट उससे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरिया में हम लोग लिक्विड लूज कर रहे हैं, पानी लूज कर रहे हैं बॉडी का, उससे बॉडी की जो सॉल्ट है वो लूज कर रहे हैं डायरिया में, तो शरीर में कमी होती है, दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है और उसके सिम्टम्स फिर होते हैं। अगर काफी डिहाइड्रेशन हो गया तो इट कैन डैमेज किडनीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को डायरिया है तो उसको जो वाटर लॉस हो रहा है या फिर सॉल्ट लूज हो रहे हैं स्टूल में, उसे रिप्लेस किया जाए, और उसके लिए सबसे अच्छा है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो सब जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट की जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सब जगह अवेलेबल है। अगर वो नहीं भी है तो वो मार्केट में मिलता है, आप वो एक पैकेट लेकर के 1 लीटर पानी मिला करके घर पर रखें उसको और उसे पिएं। तो अगर आपने एक स्टूल किया है, एक लार्ज वॉल्यूम स्टूल है, तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं, ORS पिएं। उससे जो लॉस हो रहा पानी का वो लॉस मैनेज हो जाएगा एंड उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एंड वी कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट है, घर में कोई बड़े हों, बच्चा हो, कोई व्यक्ति हो, उनको अगर डायरिया हुआ है, वाटर डायरिया है, तो जरूर ORS लें एज ए फर्स्ट एड, एंड दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ओके। और ये बात हम अक्सर सुनते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको, क्योंकि शायद आप जो कह रहे हैं, क्योंकि उनको हम दवाई अवॉइड करते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो ये कहा जाता है कि ORS का घोल ही दें। तो इसको चीनी और नमक को बराबर मात्रा में घर में भी बनाया जा सकता है? एकदम बना सकते, बिकॉज बहुत जगह अगर ORS अवेलेबल नहीं है। पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि बच्चों में क्यों, कि बच्चों का वेट कम होता है, बॉडी सरफेस कम होता है, और वो जल्दी उनमें सिम्टम आते हैं डिहाइड्रेशन के, और बच्चे टॉयलेट नहीं कर पाते हैं इसको, तो इज मोर रिस्की फॉर स्मॉल चाइल्ड टू गेट अफेक्टेड बाय डिहाइड्रेशन कंपेयर टू एडल्ट्स। ओके। तो बच्चों में तो कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को वॉमिटिंग भी होती है, बच्चा पानी पिएगा भी नहीं, तो जरूर लोकल डॉक्टर से मिले वहाँ पे। कभी कभी हमें IV से भी इंटरवेंस भी देना पड़ता है जी। तो मतलब बच्चों के केस में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है? बच्चों में और बूढ़ों में तो करना ही नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों तो टॉयलेट नहीं कर पाते हैं, और एडल्ट्स जो व्यस्त, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो मोर देन 60 ईयर्स के लोग हैं, उनमें अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो किडनी पर बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। और उस कारण से किडनी खराब हो सकती है, उसका इफेक्ट हार्ट पे भी आता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति में है, उनको अगर डायरिया होता है तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर एवरीवन, बट फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स एंड एल्डरली के लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जी, सतर्क तो हमें हर तरह से ही रहना चाहिए, लेकिन आपका ये कहने का मतलब है कि ये इन पे और ज्यादा इसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन जब कोई एक मैच्योर पर्सन, एक वयस्क की जब हम बात करते हैं, तो उसको कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए? जैसे आपने शुरू में ही बताया कि अपने आप ठीक हो जाता है, तो क्या 1 हफ्ते का पीरियड टाइम ले सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। और वो उसमें मैंने बताया कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन प्रॉपरली लें। तीसरी चीज है कि अगर दस्त ज्यादा हो रहे हैं तो एक दवाई आती है जो दस्त को कम करती है, दस्त के वॉल्यूम को भी कम करती है और दस्त की मात्रा नंबर भी कम करती है, तो वो दवा ले सकते हैं। वो दवा किसी डॉक्टर से पूछ के लें, वो भी काफी इफेक्टिव होती है जी। पर देखिए, जो ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। कैसे मालूम कि डिहाइड्रेशन काफी बढ़ गया? अगर पेशाब की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब ये अब एक वो स्टेज आ गया है, उसके आगे नुकसान ही होना है। वो स्टेज ना आए, तो अगर पेशाब कम हो रहा है तो जरूर डॉक्टर पर जाएं। आपको शायद मोर जितनी भी फ्लूइड है उसको और ज़्यादा जरूरत है उसकी। और दूसरा लगता है कि आप देखें कि आपकी स्किन को उठाएं ऐसे करके, आप देखिए स्किन की इलास्टिसिटी अगर ठीक है तो तुरंत वापस आएगी। आप स्किन को पिंच करें, कोई भी स्किन को पिंच करें और पिंच करके छोड़े उसे। अगर वो तुरंत वापस चले गए, इसका मतलब हाइड्रेशन ठीक है। अच्छा। और उसमें वक्त लगा, कुछ सेकंड का वक्त लगा वापस जाने में, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। तो ये टेस्ट भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। और सर पे करें, अगर सर पे आपके जो फोरहेड है वहाँ की स्किन को पिंच करें और पिंच करके छोड़ें उसे। नॉर्मली स्किन विल गो बैक टू नॉर्मल इमीडिएटली। अगर उसमें वक्त लगता है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। ओके, तो बहुत अच्छा तरीका आपने बताया जो हम खुद घर बैठ के इसको चेक कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, कुछ पूछना चाहते हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं। शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरे 1-2 सवाल हैं। पहला तो ये कि डायरिया का डायरेक्ट लिंक ये खुले और कटे हुए फल जो बिकते हैं वो भी हो सकता है। नंबर 2, ओवर ईटिंग। नंबर 3, ज्यादा नॉन वेज खाने से भी इसका डायरिया का असर हो सकता है।
इसके इलाज में कितना डिले करना चाहिए, कितना नहीं, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। राघवेंद्र जी, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। पहला क्वेश्चन तो बताया कि आपने सही कहा, अगर कटे फल बाहर कटे हैं, घर पे तो कटे हैं तो अच्छी बात है, अगर बाहर कटे हैं और बाहर में जहाँ मक्खियाँ हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, तो बहुत उम्मीद है कि उन कटे फलों पे मक्खियाँ आएंगी और मक्खियाँ उसमें कीटाणु डालेंगी, तो वो फल खाने से डायरिया होने की बहुत उम्मीद है। पहले मैंने बताया था आपको कि वो इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेता है, पर कुछ लोगों में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उनको डायरिया होता है। तो ये बात तो पक्की है कि जहाँ कटे फल बाहर रखे या कोई खाना खुले में रखा है जहाँ पे मक्खियाँ फैली हुई हैं, वो खाना दूषित हो सकता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कही आपने कि नॉन वेज खाने से डायरिया होता है, नहीं होता है, उससे नहीं होता है डायरिया, उससे नहीं होना चाहिए कि जो भी आप खाना खाएंगे वो पचना चाहिए उसे, एंड उससे डायरिया नहीं होगा जी। और ओवर ईटिंग से भी उन्होंने पूछा है कि ज्यादा खाने से भी होता है क्या? ये बात तो कभी करनी नहीं चाहिए, ओवर ईटिंग तो नॉट फॉर डायरिया। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है कि ओवर ईटिंग का मतलब है कि हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी जी। किस तरह से पहुंचा रहे हैं? एक तो पहले तो तकलीफ होती है, ओवर ईटिंग से पेट में खुद तकलीफ होती है कि ज़्यादा खाना खा लिया तो जो खाने का मजा था वो तो गया ही गया। उससे और नुकसान ये होता है कि आपकी चर्बी बढ़ जाती है, आपका मोटापा बढ़ जाता है। जब मोटापा हुआ तो फिर बहुत सी बीमारियां होती हैं उससे, फैटी लिवर, हार्ट की बीमारी, जोड़ों की बीमारी। तो ओवर ईटिंग तो अवॉइड करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो, मेरठ से बीपी गौतम बोल रहा हूँ। जी जी गौतम जी बताएं। तो मेरा सवाल ये है कि सर इंटेस्टाइनल टीबी में जो बार बार दस्त आते हैं उसका डायरिया से क्या रिलेशन है और मालएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये भी जानकारी चाहिए जी। गौतम जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये वाला। पहले मालएब्जॉर्प्शन, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स सारे कुछ होते हैं। जैसे कोल कंप्लीट मील, जब आपने खाना खाया तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो उसे पचना होता है। टू जो बड़े कण हैं, बड़ी सी जो प्रोटीन है, तो छोटे कण में बदलना पड़ता है उसको, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे पेट में, स्टमक में, पेनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में जो एंजाइम्स आते हैं, उससे वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं छोटे छोटे भाग में, राइट। जब टूटते हैं वो छोटे छोटे भाग में, तब उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है, क्योंकि अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी छोटी होती हैं, तो उसे छोटी मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं। तो वो सारा एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो आंतों के अंदर होता है, और जो लास्ट स्टेज होता है वो पचना बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, वो आंतों की झिल्ली पे होता है। अगर किसी कारण से भी आंतों की झिल्ली खराब हो गई, जो हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं या व्हाट कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो खाना पचेगा नहीं। जब खाना नहीं पचेगा तो खाना बिना पचे स्टूल में आएगा, उसे हम दस्त कहते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात होती है कि अगर आपके बड़ी आंत में काफ़ी अल्सर्स हो गए तो अल्सर से भी फिर डायरिया होता है। और आपने एक क्वेश्चन वो बताया कि ट्यूबरकुलोसिस में भी अल्सर बन जाते हैं, आंतें सिकुड़ जाती हैं, उससे भी डायरिया होता है। तो ये कारण है डायरिया होने के। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि माल एब्जॉर्प्शन का मतलब है खाना नहीं पचना, और नहीं पचने के कारण है कि अंदर की जो छोटी आंत की जो मिकोसा है जहाँ खाना पचता है उसमें खराबी है, उस कारण से खाना नहीं पचता है, उस कारण से दस्त लगते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। यस जी। एक और इनका प्रश्न था डॉक्टर साहब कि इंटेस्टाइनल टीबी, क्या इससे भी डायरिया होता है? टीबी से भी डायरिया होता है, लेकिन टीबी से डायरिया बहुत कम लोग को होता है। टीबी से मेनली स्ट्रक्चर बनते हैं, आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो पेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें। अगर पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, बार बार मरोड़ से दर्द हो रहे हैं, और अगर पेट फूल जाता है, उल्टियाँ लगती हैं, तो ये लक्षण है पेट की टीबी होने के और आंतों की टीबी होने के। डॉक्टर से अवश्य मिलें अगर किन्हीं को इस तरह की दिक्कत है तो। हमारे पास मैसेज भी बहुत आ गए हैं डॉक्टर साहब। अनूप कुमार लिख रहे हैं झारखंड से, पूछ रहे हैं डॉक्टर प्लीज टेल डिहाइड्रेशन का क्या रिलीफ है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन और उससे कैसे रिलीफ मिल सकता है? जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कारण से भी जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो डब्ल्यूबीसी है, जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स है, वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं। और प्लेटलेट्स जो खून को रोकने में मदद करते हैं, खून के बहने को मदद करते हैं। और इसके अलावा एक प्लाज्मा होता है, उसमें जो लिक्विड व्हीकल है वो प्लाज्मा है, इसलिए रक्त का लाल रंग इज बिकॉज ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो अगर वो किसी कारण से भी किसी व्यक्ति को प्लाज्मा का लॉस हो रहा है, लाइक डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो या बर्न हो गया,
बर्न से स्किन से सारा प्लाज्मा निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है उससे। तो लॉस ऑफ प्लाज्मा किसी कारण से भी और लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम किसी कारण से भी दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। और उसका एक ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को दस्त लग रहे, मैंने बताया कि दस्त में बॉडी का वाटर निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है, पोटासियम निकल रहे हैं और भी मिनरल निकल रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करना। और रिप्लेस करने के लिए वी टेक ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अगर बॉडी का पानी काफ़ी निकल गया, दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर के अंदर में पानी की मात्रा कम हो गई। दो तरह की मात्रा कम होती है, एक तो जो बॉडी में जो हमारा खून दौड़ता है उसकी मात्रा कम हो गई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और जो हमारी कोशिकाएं होती है उसमें वाटर होता है, उससे वाटर बाहर आता है, तो दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसके सिम्टम क्या होते हैं डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन के? सिम्टम लगे कि पहला सिम्टम लगेगा कि आपकी होठ सूखने लगे, आपको प्यास की तलब होती है। पहला लगे कि होठ सूख रहे हैं, आपको डायरिया लग रहा है एंड आपको होठ सूख रहा है, गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, या प्यास की तलब हो रही है, आप पानी पीते लेकिन उल्टी आती है, आप पी भी नहीं पाते। अच्छा। या फिर आपने बताया था स्किन को पिंच करके देखते हैं कि स्किन की जो नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है वो कम हो रही है, या फिर पेशाब कम हो रहा है, या लगता है कि और लेट स्टेज में और लेट हो गया तो होश कमी होनी, आदमी को कंफ्यूजन होना, आदमी का होश का लॉस होना, वो भी लक्षण होते हैं। बेहोशी जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जितना बढ़ेगा डिहाइड्रेशन उतने सिम्टम बढ़ेंगे। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर लिखा है कि सर मेरे पेट में 1-2 महीने से हल्का दर्द हो रहा है और साथ ही लूज मोशन भी हो रहे हैं, क्या मुझे जांच करानी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। हाँ, जरूर देखना चाहिए। अगर 1-2 महीने से है तो जरूर देखना चाहिए। यस। एक और श्रोता है उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब जी को और मैडम जी को नमस्ते। लूज मोशन क्यों होते हैं, क्या खाने से होते हैं या कोई दूषित पानी पीने से होते हैं, और ये सही कैसे होते हैं? तो हम इसी विषय पर आज विस्तृत बातचीत कर रहे हैं। उमेश जी, आप पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहिए। ये हमें लिखकर भेजा है मैसेज, डॉक्टर साहब को और शालिनी मित्तल को नमस्कार। मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से लिख रहा हूँ। बारिश के दिनों में पीने का पानी, क्या इससे भी डायरिया हो सकता है, और पीने का पानी किस तरह का हो और किस तरह से पिए? अगर 4 या 5 दिन में दस्त ठीक ना हो तो क्या करें, किस तरह की जांच करवाएं, ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। पहली बात तो वाटर, बारिश के मौसम में ये पता है कि जो हमारा वाटर सप्लाई होता है इट मे गेट इफेक्टेड, कि जो ड्रेन जो हमारी होती है पानी की सप्लाई की और जो वेस्ट पाइप की सप्लाई की, वो पास होती है। ये देखा गया है कि ड्यूरिंग बारिश में जब पानी का काफी फ्लो बढ़ जाता है तो जो पीने का पानी में कंटेमिनेशन होता है, जो सप्लाई आती है उससे कंटेमिनेशन हो सकता है अगर उसका रख रखाव अच्छे से नहीं किया गया। तो जो वाटर सप्लाई आता है म्यूनिसिपैलिटी का पूरे शहर में, तो उसको अगर हम उबाल के पिए या घर में फिल्टर लगाएं तो अच्छा है। तो ये इसीलिए खासतौर पर शायद बारिश में या मानसून में ये बीमारी या दस्त और ये सारी चीजों बढ़ जाते हैं, जैसा आपने बताया कि पानी की सप्लाई और ये दूषित पानी भी हो जाता है और कंटेमिनेशन भी बहुत है खाने पीने में और पीने में। एक इन्होंने ये भी पूछा था डॉक्टर साहब कि अगर 3-4 दिन में ठीक ना हो, 5 दिन में, तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? जांच की बात, अगर 4 दिन में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर सर्विस से मिलें, वो देखें कि वो डायरिया क्यों ठीक नहीं हो रहा। अगर कोई इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, ठीक हो जाएगा 4-5 दिन में। अगर ठीक नहीं हो रहा तो टेस्ट हमें वैसे करने चाहिए। मैं एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर में वाटर के टैंक्स होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब एनुअल या 3 मंथली 6 मंथली हम साफ करवाते हैं तो कभी कभी वो कुछ लोग उससे कवर करना भूल जाते हैं। तो ये भी देखा गया कि अगर उसने कवर नहीं किया वाटर टैंक को, आपके छत के ऊपर पे, आपकी बिल्डिंग के छत पे या अपनी छत पे वाटर टैंक लगा है, उसको बंद नहीं किया आपने, तो कभी कभी इसमें बहुत से एनिमल्स लाइक बंदर चले जाते हैं अंदर में, एंड दैट होल सिस्टम इज कॉन्टेमिनेटेड। अच्छा, पूरी बिल्डिंग का पानी कॉन्टेमिनेट हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि जॉन्डिस करता है वो फैलता है, डायरिया फैलता है। तो ये अवश्य ध्यान रखें और रिक्वेस्ट करें आपके जो बिल्डिंग के जो भी केयर टेकर्स हैं कि ऊपर की जो छत पे जो भी वाटर टैंक्स है उसे कवर रखें, सफाई जरूर करें टाइम टू टाइम, लेकिन कवर रखें, खुला मत छोड़ें। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं यहाँ पे। तो श्रोताओं, आप भी जुड़िए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो हमारे साथ सीधे जुड़कर फोन नंबर्स पर बात करिए। आज हम डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। आप हमें फोन करिए 23421080, 23421082 पर।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हमारे आज के जो रेडियो डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और आज हम बात कर रहे हैं डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में। डॉक्टर साहब ने काफी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। इस ब्रेक पे जाने से पहले आपके भी बहुत सारे प्रश्नों का सवाल जवाब हम कर ले चुके हैं। अभी इंतजार है कुछ और श्रोता जरूर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, डॉक्टर साहब अपने प्रश्नों का जवाब चाहेंगे। कुछ मैसेज हमारे पास हैं, कुछ मेरे भी प्रश्न हैं, देखते हैं कब किस चीज का समय आता है। ये यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर गोविंद एंड रिस्पेक्टेड दोस्त शालिनी मैम, एंड थैंक्स फॉर गुड टॉपिक। माय क्वेश्चन इज, आवर बॉडी हील्स इटसेल्फ इन 3-4 days। जैसा आपने भी बताया कि 3-4 दिन में तो अपने आप ठीक हो जाता है, बट स्टिल मेनी पीपल टेक मेडिसिन ऑन देयर ओन या ऑन डॉक्टर्स एडवाइस टू सप्रेस डायरिया। क्या ये नुकसान भी कर सकता है? मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट यशपाल जी ने पूछा है। और यशपाल जी, और ये मैं आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि डायरिया हुआ, मोस्ट डायरिया आर एक्यूट, 4-5 दिन जी, कुछ इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन हुआ, मोस्टली वायरल होता है। अच्छा, वो ठीक हो जाता है। मैंने पहले बताया कि किसी को बुखार हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की। पर सिंपल अगर वाटरी डायरिया है जो कि मोस्टली होता है, मोस्टली वायरल होता है, वायरस की दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ हैं दूसरे वायरस की हैं, जैसे डायरिया दूसरी दवाइयाँ नहीं है। अगर हम कोई दवा देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। 2 प्रिंसिपल ट्रीट करने के। पहला कि जो वाटर लॉस हो रहा है उसे हम रिप्लेस करें। बेस्ट वे हम ओरली इसको ड्रिंक कर लें, ORS को। अगर ड्रिंक नहीं कर पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया, तो हॉस्पिटल जाएं एंड वो लोग IV से इंटरवेनस ठीक कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इससे आपका डायरिया का 8-10 है तो वो 8-10 होकर के 4-6 पर वो भी अपने आप ले सकते हैं क्या, या वो एडवाइस ही लेनी पड़ेगी डॉक्टर? आइडियली एडवाइस लेना चाहिए, जी। बट खुद भी ले सकते। पर तीसरी बात इसमें मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा और आपका भी गौर चाहूँगा इस पर, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का बहुत मिसयूज होता है और एक्यूट डायरिया में देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। न ये दो फ्रिक्वेंसी कम करती है, न इन्फेक्शन कम करती है, क्योंकि वो जो डायरिया है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है। और पूरे अपनी कंट्री में सब जगह, छोटे गांव हो बड़ा शहर हो, वहाँ पे किसी को डायरिया हुआ एक दिन का, वो एक दवा खा लेते हैं एंटीबायोटिक की। उसका नुकसान क्या होता है कि जितने बैक्टीरिया हमारे हैं सारे रेसिस्टेंट हो गए। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है पूरे मेडिकल साइंस में कि जितने भी बैक्टीरिया हैं सब ड्रग रेसिस्टेंट हो गए। इज ए बिगर प्रॉब्लम। उस कारण से लोगों की डेथ हो रही है कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। आप जाएंगे, आप पहाड़ों पे जाएंगे जहाँ पे वहाँ भी देखा गया है कि वहाँ भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। अच्छा, तो एंटीबायोटिक को बचाना बहुत जरूरी है फॉर मैनकाइंड, एंड ईच वन ऑफ अस हैज टू प्ले ए रोल। ये कम से कम एंटीबायोटिक यूज करें, वही यूज करें जहाँ पे उसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी हम बहुत दूर जा चुके, अभी नहीं रुके इस पे, अभी हमने रोक नहीं लगाई इस पे, सब ने मिल करके, तो जो भी दवाइयाँ हैं वो भी काम नहीं करेंगी। और ये बताऊँ आपको कि कोई नई दवा नहीं बन रही, बहुत दवाइयाँ बन रही हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का जो नया क्लास है वो नहीं आ रहा। देयरफॉर काफ़ी लिमिटेशंस है इसमें। तो एंटीबायोटिक को जरूर अवॉइड करें, अनलेस जरूरत हो, डॉक्टर समझे कि देने की जरूरत है तभी दें। ये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे भी है और जितने भी डॉक्टर सुन रहे हैं पूरी कम्युनिटी से है कि एंटीबायोटिक को बचाना है। So we should promote judicious use of antibiotics. Absolutely. जी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई और बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो जो आपने प्रश्न किया है यशपाल जी, और भी बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, अपने से एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना लें, और डॉक्टर जब एडवाइस करे, जब उन्हें लगता है कि वो जरूरी होता है तभी वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये हमें प्रश्न लिखकर भेजा है डॉक्टर प्रशांत सिसोदिया ने। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीबायोटिक्स इन डायरिया एंड कैन वी टेक इट रूटीनली? हेल्दी गट के लिए क्या हम इसको रेगुलर ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं? प्रोबायोटिक का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया जो हमें हेल्थ बेनिफिट करते हैं। तो हमारे हमारे गट में अबाउट ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं हमारी बड़ी आंत में, और ये बैक्टीरिया काफ़ी बेनिफिशियल हैं, इससे काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। और फ़ायदा नहीं न कि हमारा ही होता है, उनका भी फ़ायदा होता है, वो वहाँ पर रह पाते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। प्रोबायोटिक को ऐसे कोई बीमारी के लिए प्रोबायोटिक यूज करने का अभी तक बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है, बट हेल्थ के लिए लाइक दही ऑल्सो इज प्रोबायोटिक। दही हम सारे घर में खाते, दही लें, दही इज इक्वली गुड
अगर आप चाहते प्रोबायोटिक लेना तो ले सकते, लेकिन इसका कोई हेल्थ बेनिफिट होता है कि नहीं होता ये बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या फ़ायदा होगा ये क्लियर नहीं है। जी जी। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रश्न, लिखने वाले ने नाम नहीं भेजा है, पर लिखा है कि आई एम टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट, hence chances of diarrhea increase in rainy season. What precautions should I take? तो जैसा आप बता रहे हैं कि कोई भी अगर दवाई ले रहा है ऑलरेडी, तो उससे भी क्या डायरिया हो सकता है? क्या मेडिकेशन से भी पॉसिबल है? हाँ, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बात बताने के लिए। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मतलब किसी को कैंसर है या किसी को ऑटोइम्यून बीमारी है, ऑटोइम्यून लाइक अल्सरेटिव जोड़ों में की इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें हम लोग देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। मैंने पहले बताया कि द फर्स्ट डिफेंस हमारा होता है इन्फेक्शन से होता है हमारा अपना इम्यून सिस्टम। तो इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ ड्रग। तो कोई भी छोटा भी इन्फेक्शन लगेगा उनका बड़ा बन जाएगा इनके लिए। तो इनके लिए 2-3 चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि फिल्टर वाटर, आपका जो पानी पिए वो साफ़ हो। आप कहीं घर से बाहर जा रहे अपनी बोतल लेके जाएं और वो बाहर पानी ना पिए, अनलेस कोई बॉटल वाटर हो, प्रॉपरली वो क्लीन वाटर हो। बाहर नहीं खाएं, बिकॉज अगर आपको इन्फेक्शन लग गया तो ठीक होने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आपको बहुत प्रिकॉशंस है। 2 प्रिकॉशंस, खाना अच्छा खाएं जिसमें इन्फेक्शन की उम्मीद नहीं है, घर का खाना खाएं, और बाहर भी खा रहे हैं तो अच्छी जगह खाएं जहाँ पे इन्फेक्शन की उम्मीद नहीं है, या पानी वो पिएं जो स्वच्छ है। 2 चीज़ जरूर करनी चाहिए इन्हें। जी बिल्कुल। एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जितेंद्र दूसार से ग्राम सीकर जिला अलीगढ़ से। जी जी, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब और आप नमस्कार। जी नमस्कार। पहला सवाल मेरा ये है, आपने बोला कि पानी स्वच्छ पिए, फिल्टर का पिए या नल के या बेशा पिए, जब कुएं का आता है कौन सा पानी पीना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये है, हाँ। जो डायरिया का पूरी तरह कंट्रोल है या नहीं है? और तीसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कच्चा दूध पीते हैं गाँव में, या वो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इससे प्रकाश डालें। नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब बताएं, फिल्टर का पानी पीना चाहिए कि ऐसे ही पी लेना चाहिए पानी? ये बात अगेन समझने की है कि पूरे गांव में जहाँ मेरा भी बचपन बीता है वो छोटा शहर था, और हम लोग बचपन से ही वो नल का पानी पीते हैं, कुएं का पानी भी पिया हुआ है। तो वो तो रियलिटी हमारे अपनी कंट्री में कुएं का पानी। बट एक ही बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर कुआं ढका हो तो अच्छा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी पे भी शायद फर्क पड़ता है क्या, कि किसी की इम्यूनिटी ठीक होती है तो इतनी आसानी से उसका पेट खराब नहीं होता है? ये बात इम्यूनिटी की नहीं है, बात हमारे इवोल्यूशन की है। अच्छा। अगर बचपन से ही हम वो पानी पी रहे हैं जिसमें हमें इन्फेक्शन है, सीधी सी बात, अगर कुआं खुला हुआ है, नल तो फिर भी बंद है, लेकिन कुआं खुला हुआ है, उसका छत नहीं ढली हुई, उसके छत बंद नहीं है, तो उस पर से कितने गंदगी जाती है इसके अंदर में, और वही पानी हम लेके पीते हैं उसको। एटपेस्ट लोग छान लेते हैं चलनी में, उसको कपड़े की छलनी में छान लेते हैं, जो हम लोग किया करते थे बचपन में, लेकिन उसमें भी इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन हमारा, ये थैंक्स टू आवर इम्यून सिस्टम कि उसको हमें बार बार डायरिया नहीं लगता है। हाँ, इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन डायरिया नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर वो कुएं का पानी पीते हैं तो ढक के लेना चाहिए। नल का पानी पिए, घर में अगर फिल्टर लगा लें तो अच्छी बात है, ये मैं बताना चाहूँगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है पूरे अपनी कंट्री में कि सबके घर में फिल्टर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कही इन्होंने कि डायरिया, क्या बता, डायरिया कितने दिन रहता है? एक दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि ये कच्चा दूध जैसे आजकल लोग कई बार पी लेते हैं, तो ये पीना चाहिए कि नहीं? उससे भी इन्फेक्शन तो हो सकता है ना डॉक्टर साहब? उससे एक, अगर उस गाय या भैंस में अगर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, अच्छा, जो आदमी को भी होती है और जानवरों को भी होती है, इसलिए गाय को होती है, भैंस को भी होती है, बकरियों को भी होती है, अच्छा, तो वो टीबी फैल सकती है कच्चा दूध पीने से। तो इसमें चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जितने भी दूध आते हैं मार्केट में, उससे मिल्क को गर्म कर ले तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी मिल्क मिलते हैं हमारे पैकेट में मिलते हैं पूरे शहर में, वो उसे बोलते हैं पास्चराइजेशन। मिल्क को हम लोग एक टेम्परेचर गर्म करते हैं, उससे जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, उसके बाद उसको फिर पीना चाहिए। यस जी जी। डॉक्टर साहब, ललित भाटिया लिख रहे हैं अहमदाबाद से कि मैं 65 साल का हूं और मुझे हार्निया और बवासीर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या इससे रिलेटेड है ये डॉक्टर साहब? अगर बवासीर है तो जरूर दिखाएं। अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको तो जरूर किसी डॉक्टर से मिलें। ये और बताना चाहूँगा कि ये ना माने कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है बवासीर से ही है। अगर पेट के अंदर में और भी कोई बीमारी है, कोई अंदर में कोई अल्सर है, कोई ट्यूमर है, तो उससे ब्लीडिंग होगी।
तो लगेगा कि ये ब्लीडिंग पाइल से हो रही है, बवासीर से हो रही है, लेकिन इनफेक्ट ब्लीडिंग अंदर से हो रही है। तो ये बताना मुश्किल है। ये जरूर देखें, किसी को जरूर दिखाएं कि वो जो ब्लीडिंग आपको है वो पाइल से ही हो रही है। और अंदर की जो रेक्टम है, दिखाने पे ही, चेक करने पे वहां पे कोई लीजन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। और ये हमें लिखा है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा है, संजय लिखा है। अच्छा, बिहार से संजय बात कर रहा हूँ। हमारे पेट में बाई हाथ की तरफ एक जगह दर्द रहता है, 2 साल से इलाज करा चुका हूँ, ठीक नहीं हुआ है। तो बस इतना ही लिखकर भेजा है। ये आपकी एडवाइस चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। दर्द अगर लेफ्ट साइड में है तो लगातार है। बहुत हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जस्ट दर्द कहने से बात नहीं बनती है, बात समझ में नहीं आती। तो किस दर्द किस ऑर्गन से होता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं इन टर्म्स की दर्द की सिवियरिटी कितनी है, कितना दर्द है, कब होता है, रोज होता है, कभी कभी होता है, उसका दर्द का तरीका क्या है, मरोड़ तो नहीं होता इसमें। तो ये 10-5 क्वेश्चन पूछ करके मेरा आइडिया लगता है कि ये दर्द किस ऑर्गन से है और उसके हिसाब से टेस्ट करते। अगर 2 महीने से है तो मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए इसको कि क्यों दर्द है। तो संजय जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप एक बार चले जाएं और किसी को, एक पेट के विशेषज्ञ को दिखा लें या फिजिशियन को दिखा लें, देखकर ही समझ आ पाएगा। केडी त्रिपाठी लिख रहे हैं रांची से कि आपने बोला डॉक्टर साहब कि हेड टैंक को खुला नहीं रखना चाहिए और उसको रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए। तो इस पर इन्होंने प्रश्न किया है कि कितना फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है सीमेंट टैंक को क्लीन करना। इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। नॉर्मली जो नियम है कि एवरी 3 मंथ्स तो करना ही करना चाहिए। जी। जो हमारी कॉलोनी में लोग करते हैं, और कितना आइडियल होना चाहिए मैं नहीं बता पाऊंगा। जी जी। ओम प्रकाश जी हमें लिख रहे हैं, 83 ईयर्स के हैं डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं कि दिल्ली मुझे माल एब्जॉर्प्शन के क्या लक्षण होते हैं, एक तो ये इनको जानना है, और इसका उपचार क्या होता है। मुझे डायरिया तो नहीं है, परंतु शौचालय 2-3 बार जाना पड़ता है, और जो इनको शौच है जो सेमी सॉलिड होती है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो माल एब्जॉर्प्शन पर थोड़ा सा इनको चाहिए जानकारी, और इनको डायरिया है क्या ये समझ नहीं पा रहे। पहली बात माल एब्जॉर्प्शन, सीधा सा आंसर है। अगर किसी, हम 2 कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, एक बच्चों में लेते हैं और एक बड़े में लेते हैं। अगर किसी बच्चे को बिकॉज ऑफ एनी डिजीज ऑफ म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पर खाना पचता है, तो जब खाना नहीं पचा तो बॉडी में प्रोटीन नहीं आया, फैट नहीं आया और कार्बोहाइड्रेट नहीं आया, विटामिन डिफिशियंसी हो गई, और सोडियम जो भी आयंस हैं लाइक आयरन, फोलेट, B12 वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुए। तो जब बच्चे जब ग्रो कर रहा है तो उससे ही रिक्वायर्स मोर कैलोरीज, मोर प्रोटीन, मोर फैट, वो नहीं मिल रहा उसको बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा छोटा रह जाएगा। उसका दो बच्चे घर में है, एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा, इसकी हाइट कम रह जाएगी, बच्चे को डायरिया होगा, खून की कमी होगी, बच्चा लेथार्जिक होगा, एक्टिव नहीं रहेगा, खेलेगा नहीं। तो ये सब लक्षण है माल एब्जॉर्प्शन के बच्चों में, कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, वेट नहीं बढ़ रहा, उसका हाइट नहीं बढ़ रही। और अगर एडल्ट्स में हुआ तो अगेन डायरिया लगेगा, खून की कमी होगी, थकान होगी, थक जाएंगे, थोड़े इरिटेबल से होंगे, और बॉडी का जो वेट लॉस हो जाएगा, उनका जो वजन है वो कम होने लगेगा, मसल्स पिघलने लगेंगे। ये सिम्टम्स होते हैं। तो इसका क्या उपचार क्या होता है डॉक्टर साहब? तो अभी बताया मैंने कि अगर अंदर में खराबी है म्यूकोसा में, तो खराबी बहुत तरह की होती है। अगर वो कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है पेट के अंदर में, उससे म्यूकोसा खराब होती है। एक बीमारी होती है, इसका नाम है सीलियाक डिसीज, जो कि गेहूं के एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, उसकी एलर्जी से होता है। वो कुछ लोगों के होता है, और अपनी कंट्री में 100 में 1 व्यक्ति को बीमारी है। तो अगर वो म्यूकोसा खराब हो गई किसी कारण से, तो उसका इलाज करना है। इलाज डिपेंड करेगा कौन सी बीमारी है, उसके लिए फिट टेस्ट करने पड़ते हैं। जी जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम पर। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और समय थोड़ा ही बचा है। अगर आप भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, आपकी भी ऐसी कुछ मिलती जुलती समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप हमें शीघ्र अतिशीघ्र फोन करें। हमारे फोन नंबर्स आपको पता है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 23421080, 23421082। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेजना चाहें 9868107070 पर आप लिख सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपने बताया सेलिएक डिजीज भी कंट्रीब्यूट कर सकती है माल एब्जॉर्प्शन में और डायरिया में, और साथ ही साथ एक और डिजीज होती है क्रोन्स डिजीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
जैसे पहले बताया मैंने, सीलियाक डिसीज गेहूं के एलर्जी से होती है। हाँ जी। एंड अबाउट 1% लोगों को होती है दुनिया भर में। सो इसमें छोटी आंत खराब हो जाती है, बिकॉज जो प्रोटीन है वो प्रोटीन पच नहीं पाता हमारे अंदर में, जो ग्लूटेन प्रोटीन है कुछ लोगों को, और जिनको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उनको ही बीमारी होती है। तो छोटी आंत इसमें खराब हो जाती है। तो ये बाय बर्थ होती है? बाय बर्थ होती है, लेकिन जब गेहूं खाना शुरू करते तब शुरू होती है। अच्छा अच्छा। बाय 2 years हो जाती है। ओके। और उसका जब आंत जब खराब हो जाती है तो फिर खाना नहीं पचता। इस बीमारी का बहुत स्पेक्ट्रम है। कुछ लोगों को बहुत कम बीमारी होती है, माइल्ड होती है, तो उससे दिखती नहीं है, वो सिम्टम ज़्यादा नहीं होते। कुछ लोगों को सिवियर होती है तो सिम्टम होते हैं, ग्रोथ नहीं होती बच्चों की, डायरिया होता है, खून कमी होती है। और इन कंडीशन में हम लोग सोचते हैं कि सीलियाक तो नहीं है, और उसको टेस्ट करके पता करते हैं। और उसका एक ही इलाज है, वीट को बंद करना। तो और कोई दवाई नहीं है, पर हम बस सिर्फ सोर्स से ही उसको वो करते हैं। दवाइयाँ बन रही हैं उसकी, लेकिन इस समय वीट बंद करना, पूरी तरह से वीट बंद करना, ये उसका इलाज है। जी जी जी। और ये बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। और ये क्रोन्स डिजीज क्या है डॉक्टर साहब? क्रोन्स डिजीज का मतलब है कि आपकी छोटी आंत में या बड़ी आंत में अल्सर बन जाते हैं। अगेन ये एक तरह की इम्यून डिसऑर्डर है। इस कारण से छोटी आंत में बड़ी आंत में अल्सर बन जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, डायरिया होता है, पेन एब्डोमेन होता है, कभी कभी आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो लक्षण अगर किसी व्यक्ति को डायरिया है, साथ ही ब्लीडिंग भी हो रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज तो नहीं है। तो किसी व्यक्ति को अगर ब्लड डायरिया है, साथ ही ब्लड भी मिल के आता है, तो ये थोड़ी सी सीरियस सी चीज़ है, और जरूर किसी डॉक्टर से मिलें। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रोन्स डिजीज हो सकता है, और इन सब बीमारियों का इलाज अवेलेबल है जी। और लेकिन प्रॉपर इसका कोर्स लेना पड़ता होगा। जो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्रोन्स डिजीज है, फिर तो लॉन्ग टर्म, लंबा इलाज चलता है, सालों साल इलाज चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफी सारे खाने पीने में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती होंगी, वो मैं जानना चाह रही थी कि अगर किसी को दस्त लग जाते हैं तो उनको क्या खान पान में ऐसी एहतियात लेनी चाहिए, उस समय उस दौरान क्या खाना चाहिए? एक तो आपने पानी का तो बताया कि पानी पीते रहना है और ORS घोल लेना है, खाने में क्या खाना चाहिए? अगर एक्यूट डायरिया है, मैंने एक्यूट इन्फेक्शन, सब कुछ ठीक था और एक्यूट डायरिया हुआ, तो उस समय मुझे लगता है कि सब कुछ खा सकते हैं, खाने में परहेज की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके शरीर का वाटर लॉस हो रहा है, और आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपको और वीकनेस होगी। एट बेस्ट आप अवॉइड करें, जो बहुत फैटी चीज़ है उसे अवॉइड करें, अदरवाइज आप सब खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता दोबारा से उमेश जी ने दोबारा लिखा है ख्याला से कि कभी कभी पेट में दर्द होता है, गैस के कारण भी होता है, और कभी अपने आप सही भी हो जाता है। तो क्या इसमें हमें सतर्क रहना चाहिए, या क्या इसमें आप एडवाइस देंगे? मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2 वर्ड पे कहना मुश्किल है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है पेट दर्द होने का, वो फंक्शनल है। वो दर्द कई साल से चलता रहता है, माइल्ड सा पेन, और कोई सिम्टम नहीं होते, ये कोई फंक्शनल पेन, तो उसकी दर्द की दवा दी जाती है उसमें। मतलब इसमें सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। राइट। बट अगर दर्द में, अगर पित्त की थैली में पथरी है, वो पथरी फंस गई उसके अपने नेक पे, तो पित्त का दर्द होता है। पेनक्रियाज में सूजन हो गई, उसका दर्द होगा। तो सब दर्द के अलग प्रकार होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पूछ करके हम लोग पता कर लेते हैं कि बीमारी, दर्द कहाँ से हो रहा है, किस ऑर्गन से हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग पता फिर इसका इलाज करते हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि जिनका दर्द है वो किस कारण से है। बिल्कुल सही। मनोज कुमार लिख रहे हैं सुल्तानपुर से कि रोल ऑफ प्रीबायोटिक क्या है इन GI डिसऑर्डर्स लाइक IBS एंड IBD। थोड़ा सा तो आपने बताया था कि अलग से नहीं जरूरत है कोई खाने की, घर पे ही जो प्रीबायोटिक है, दही वगैरह। ये और ज्यादा जानना चाह रही थी मैं कि अगर कोई ऊपर से कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहे, अपने आप को, उसे लगता है कि मेरा पेट कमजोर है, कई बार अपने आप ही लोग सेल्फ एसेस भी करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरा पेट कमजोर है, मैं कुछ भी खाता हूँ तो बाहर मुझे बड़ी जल्दी डिसेंट्री या लूज मोशन हो जाते हैं, तो अपने से कुछ ले सकते हैं ऐसा? उसकी शायद जरूरत नहीं है। अगर ये बीमारी जैसे बताई साल लीजिए आपने कि पेट कमजोर है, तो 2 कारण से कमजोर होगा। एक कमजोर की कोई अंदर में मैल एब्जॉर्प्शन है, तो कुछ भी खाएंगे पचेगा नहीं, डायरिया लगेगा। एक होता है IBS। IBS का मतलब है कि आपने कुछ भी खाना खाया और खाना जब स्टमक में आता है तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलोनिक रिफ्लेक्स। जहाँ स्टमक खाना आया तो जो लार्ज इंटेस्टाइन वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर एक डायरिया लगता है। कुछ लोगों में ये हाइटेंड रहता है, बढ़ जाता है, उनको डायरिया लगता है। वो पेट कमजोर नहीं है, जस्ट मैटर ऑफ सिग्नल डिफेक्ट है ये
कि आदमी परसीव कर रहा है इसको। तो इसका भी इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब? इलाज किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, लेकिन प्रोबायोटिक इसका इलाज नहीं है। उसके जो पेन है उसका इलाज करते हैं, डायरिया को कम कर इलाज करते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक इसका इलाज नहीं है। और आईबीडी में प्रोबायोटिक का बहुत कम रोल है, आईबीएस में प्रोबायोटिक का बहुत ज़्यादा डिफाइंड रोल नहीं है। तो ये एक अलग ही विषय होगा, किसी दिन विस्तार से हम इस पर भी बात करेंगे, आईबीएस और आईबीडी। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें काफ़ी समय चाहिए इन डिजीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो मनोज जी, आपने बताया, बहुत अच्छा किया। अब आगे वैसे हम कर चुके हैं एक आध कार्यक्रम इस पर आगे हम कुछ प्रोग्राम जरूर शीघ्र करेंगे, डॉक्टर साहब को इन्वाइट करेंगे। हमें लिखा है राजेश भल्ला जी ने, एडवोकेट हैं, कंकड़खेड़ा मेरठ में, और लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब और मैडम को नमस्ते। लूज मोशन की मेन वजह क्या है, बचाव क्या है? तो डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता चुके हैं, अब तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा बचाव बता दें, जैसे ये बोल रहे हैं, वजह तो आपने बताई है कई बार, तो बचाव कैसे है? बचाव का दो तरीका। अगर एक्यूट सेटिंग में स्वच्छ पानी पिए, खाना स्वच्छ खाएं, बाहर जा रहे, घर से बाहर जा रहे इस सीजन में, तो अपनी बॉटल लेके जाएं, सो दैट अगर प्यास लगे तो खुद का पानी पिए। वो आई थिंक वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बचाव है। दूसरा, और जो क्रॉनिक बीमारी है उसका कोई बचाव अभी नहीं है, जब तक कि हमें पता नहीं कौन सी बीमारी है तो उसका तभी इलाज हो पाएगा। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैडम। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं किशन बोल रहा हूँ। मेरे एंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने बोला है, वो कह रहे हैं आंतड़ियों में जख्म हो गया है, तो उस जख्म के लिए क्या करना चाहिए? पहले ये पता करें कि जख्म है या नहीं है। दिन से कुछ खाया नहीं है, वो खाना ही बंद कर रखा उन्होंने। तो लेकिन अगर लिखा है एंडोस्कोपी करने के लिए तो वो करनी चाहिए। देखिए कि क्यों, कहाँ जख्म है, किस तरह का जख्म है, उसकी बायोप्सी भी करेंगे पता करने के लिए कि जख्म किस तरह का है, तो फिर आपका इलाज करेंगे वो। एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी। हाँ, रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर मैम शालिनी जी को नमस्कार। जी नमस्कार, आप प्रश्न करें। और जो डॉक्टर सर पधारे हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार जी। राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा, दिल्ली से ही। जी जी। सर, गुजारिश मेरी ये है, 3 सवाल है मेरे। पहला तो ये है, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, 6 ऋतुएं यहाँ पड़ती हैं, तो आप जरा स्टेप बाय स्टेप बताएं कि 3 मौसमों में 6 ऋतुओं में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और कितने लीटर। दूसरा सवाल ये है कि माल एब्जॉर्प्शन, इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशन जरा सर प्लीज एक मरतबा। राजेंद्र जी नमस्कार। बता कितना पानी पिए? एक नॉर्मल आदमी के लिए 2 से 3 लीटर पानी काफ़ी होता है, इतना पानी पिए आप, नंबर 1। नंबर टू कि आपने पूछा कि सिम्टम क्या है माल एब्जॉर्प्शन की। मैंने अभी जिक्र किया था इसका कि अगर बच्चा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, खून की कमी होती है, उनको डायरिया लगता है बच्चे को, बच्चा कमज़ोर रहता है, खेलता नहीं है या वो थक जाता है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसमें सेम सिम्टम आएंगे, डायरिया होगा, खून की कमी होगी, वेट लॉस होगा, उनके जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये सिम्टम होते हैं माल एब्जॉर्प्शन के। जी। अनामिका डॉक्टर साहब हमें लिखकर भेज रही हैं दिल्ली से, माई स्टमक गेट्स अपसेट वेरी क्विकली, व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक। हमने बात की थी इस बारे में, तो ये कई बार लोग अपने को भी सेल्फ एसेस करते हैं कि और फिर ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, घर में अगर 4 लोग हैं और एक साथ जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, और बातचीत करते हैं, अगले दिन 2 लोग बोलते हैं या एक कोई बोलता है कि मेरा तो पेट खराब हो गया, बाकी 3 लोग बोलते हैं नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो इसमें हम किसको दोष देंगे? खाना तो सबने खाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसा है उसके कारण ऐसा हो गया? ऐसा ही होता है कि खाने का दोष नहीं है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट कि हर एक आदमी की व्हाट यू कॉल विजुअल हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपरजीसिया, कि अंदर की जो म्यूकोसा है, जो पेट की जो अंदर की जो झिल्ली है वो सेंसिटिव होती है कुछ लोगों में, उस कारण से उनकी फ्रिक्वेंसी गोइंग टू वॉशरूम बढ़ जाती है। दिस कॉल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी। तो कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी व्यक्ति को कोई अंदर खराबी है, लाइक जब माल एब्जॉर्प्शन है, म्यूकोसा ठीक नहीं है, तो वो उस खाने से भी खराब हो जाती है। तो ये डिस्टिंग्विश करना पड़ता है हमें कि ये जो डायरिया या पेट खराब हुआ वो फंक्शनल है या फिर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कोई अंदर बीमारी है, फंक्शनल मतलब कोई मोटिलिटी की जो आते की जो बनावट होती है उसको खराबी है। तो ये देखना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आ रहा है दिमाग में, समय बहुत कम बचा है, कि
क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायरिया या माल एब्जॉर्प्शन है, क्रोनिक है जैसा आपने कहा, उसके कारण उससे रिलेटेड कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए अगर इसको ट्रीट ना किया जाए समय पर? डेफिनेटली होगा। अगर माल एब्जॉर्प्शन है तो फिर बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, सो आदमी कमजोर रहेगा, मसल खत्म हो जाएंगे, उनकी फैट खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो दिस मेजर इश्यू, सो सारी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सो इसलिए इसे पता करके इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को माल एब्जॉर्प्शन है, किसी को IBD है, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, उसे पता करना चाहिए हमें कि क्या बीमारी है, उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। जी, तो इसको कभी ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसा आपने कहा कि सोचा कि ये मुझे होता ही रहता है तो आप उसके साथ बड़े कंफर्टेबल हो गए कि जरूरत नहीं है। अगर आपको बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो आप जरूर जाएं और डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लें। डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई एडवाइस देना चाहें? समय बहुत कम है तो मैं बस चाह रही हूँ कि आप एक, जिसने हमारे देर से श्रोता ने हमें सुनना शुरू किया हो, तो आप बता दें कि एक जो टिप्स देना चाहें। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर ज्वाइनिंग फॉर द प्रोग्राम। मुझे बहुत मजा आया और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। 2 बातें बताना चाहूँगा। इस सीजन में पानी अपना रखें, साथ में रखें, बाहर जा रहे हैं तो, और स्वच्छ पानी पिएं। किसी को अगर क्रॉनिक डायरिया है, जो डायरिया लगाते रह रहा है, तो किसी डॉक्टर से जरूर मिलें। क्यों डायरिया है, ये IBS है या और कोई बीमारी है, उसका इलाज कराएं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और इस पर डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम पर अपनी विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। आप यहाँ आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समेटते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।